नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से स्वयं पे जो बेसिक कोर्स है उसको लेके उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में जो कोर्स बताऊंगा वो इवैल्यूएशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये मॉड्यूल 1 का लेक्चर 4 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस आधे घंटे के लेक्चर में मैं आप लोगों के बीच में इवैल्यूएशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि आतिथ्य उद्योग का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, यानी आतिथ्य का प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है। हमारे जो देश में जो आतिथ्य की परंपरा रही है उसका प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंशियंट रूट एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो प्राचीन जड़ें हैं और आतिथ्य की परंपरा का जो प्रारंभिक विकास हुआ है वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर मेडुअल पीरियड हिस्ट्री ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, जो मध्यकालीन समय में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न एरा एंड द की डेवलपमेंट, मेडुअल पीरियड के बाद जो है हम चर्चा करेंगे कि मॉडर्न एरा में कैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद चेन होटल्स एंड लग्जरी होटल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिर कुछ ग्रुप होटल हैं, चेन होटल हैं जो भारत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, जैसे कि ताज होटल और ओबराय होटल। इनके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे इस स्लाइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके बीच में आतिथ्य उद्योग का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय परंपरा में हम जानते हैं कि अतिथि देवो भव, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कई बार हम बता चुके हैं इस बात को कि ये हमारा सांस्कृतिक वर्णन मिलता है ऐसा। तो अतिथ्य के देवता के समान मानकर उसका स्वागत करना ये प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है। भारतीय समाज में संस्कृति की परंपरा को देखें तो जो अतिथि देवो के रूप में जाना ही जाता था, आतिथ्य उद्योग के दीर्घकालीन प्रकृति पर प्रकाश डालती है और प्राचीन काल में आतिथ्य को धार्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। खासकर जो आतिथ्य परंपरा थी उसमें जो आतिथ्य होता था वो तीर्थाटन जैसी धार्मिक यात्राओं के द्वारा ही लोगों को आतिथ्य सत्कार मिलता था, आतिथ्य सत्कार किया जाता था और उद्देश्य भी उनका वही होता था जो धार्मिक यात्रा का, वो तीर्थाटन ही होता था। तीर्थ क्षेत्र जैसे पवित्र स्थानों के निवासियों और मेजबान लोगों ने चलते फिरते लोगों के लिए धर्मशाला जैसी सुविधाएं विकसित की। जो जितने भी आप तीर्थ के स्थल हमारे देखेंगे पूरे देश में, तो उन सभी तीर्थ स्थलों पे उन वहाँ के समाज द्वारा, स्थानीय समाज द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण किया गया और लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए आतिथ्य के सत्कार के लिए उनकी व्यवस्था की गई, उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। हम आगे देखते हैं तो आतिथ्य का विचार प्राचीन काल के आसपास रहा है और 1700 के दशक के अंत में औपनिवेशिक युग के माध्यम से यह बना रहा। जो समकालीन आतिथ्य उद्योग है 1950 से 1960 के दशक के अंत में विकसित होना शुरू हुआ। आज हम जो आतिथ्य का देख रहे हैं डेवलपमेंट, वो 1950 से 1960 के दशक के अंत में विकसित होना, उस समय से मतलब ये तेजी के साथ जो है आतिथ्य उद्योग डेवलप होना शुरू किया है। आज हम जिस जीवन क्षेत्र को जानते हैं उसमें बदल गया है। शुरू में तीर्थ यात्रा के युग और पूरे यूरोप में व्यापार मार्गों के विस्तार के दौरान जो स्थापित किया गया था। 18वीं शताब्दी को अगर हम देखते हैं तो यूरोप में विशेष रूप से मेहमानों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए होटल नहीं थे। समय के साथ आतिथ्य सबसे बड़े और सबसे विविध उद्योग में से एक बन गया है आज की डेट में, जो विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार देता है। प्राचीन काल के दौरान आतिथ्य का जो मुख्य आकर्षण रहा वो पोस्ट हाउस, डाक बंगलो वगैरह जो है, उसके बाद रोमन साम्राज्य में सराय और भी बहुत सारे बिहार, चैत्याज, ये हमको सुनाई पड़ते थे और देखने को भी आज भी उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ जो व्यापारियों को आतिथ्य की पेशकश भी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सराय अनिवार्य रूप से निजी घर थे। मठ जो धार्मिक केंद्रों पे स्थापित होते थे उन पे भी आतिथ्य की व्यवस्था होती थी और वहाँ पे जो व्यक्ति मठ पे जाता था वो अपने हिसाब से वो वहाँ पे रुकने के लिए वो तय होते थे कि उस मठ पे कौन रुक सकता था। उस संस्कृति को मानने वाले लोगों को लिए, अगर नहीं मानने वाले हैं तो उनके लिए कोई अलग वहाँ पे व्यवस्था होती थी। ऐसा नहीं कि उनको रुकने से मना कर दिया जाता था, उनको भी रुकने दिया जाता, लेकिन उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती थी।
इसी दौरान अगर हम देखें थे इसी पीरियड में जो फारसियों का जो पर्शियन जो थे उन्होंने दे कंसेप्ट द हाउस अलोंग कारवान रूट्स और उन्होंने धीरे-धीरे आतिथ्य को एक नई दिशा दी। ऐतिहासिक अभिलेख, धर्मशालाओं, सरायों, मुसाफिर खाना आदि का उल्लेख बहुत हमारे इतिहासों में भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक अभिलेख में जो धर्मशाला हो, सराय हो, मुसाफिर खाना हो, डाक बंगलो हुआ करते थे, बाद में डाक बंगलों का भी शुरू हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलता है, जो यात्रियों के लिए शेल्टर की व्यवस्था, फूड की व्यवस्था की करते थे और वहाँ पे यात्री अपने आप को सुरक्षित मानता था कि अगर ये सराय है, धर्मशाला है या विहार है तो धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जाता है, तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और इस सुरक्षा की दृष्टि से उसको भय विहीन होकर वहाँ पे आराम से वो रुकता था। आतिथ्य के इतिहास को अगर भारत में यात्रियों के लिए आवास का विचार प्राचीन काल से रहा ही है और ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो अगर दिखाई पड़ता है तो विहारों का जो वर्णन मिलता है, बुद्धिस्ट में धर्मशालाओं का वर्णन, मुसाफिर खाना, सराय, चैत्यों का उल्लेख भी बहुत भारत में भी खूब ढेर सारा मिलता है हमको। ये विभिन्न प्रकार के आश्रय लंबे समय से भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पारंपरिक सेवा दे रहे हैं, जो तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, विद्वानों और साहसी जैसे मेहमानों को आतिथ्य प्रदान करते रहते थे। साहसी यात्राओं के कारण भी जो लोग यात्रा करते थे, उनको भी आतिथ्य का सत्कार मिलता था इन स्थानों पे। हम प्राचीन जो जड़ें हैं आतिथ्य की प्रारंभिक विकास की, उसमें जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशन देखते हैं तो भारतीय अवधारणा में मेसोपोटामिया भारत है उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद मेसोपोटामिया की संस्कृति, फिर मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं में अनेकों अनेकों हमको जो है व्यापारिक मार्ग जो थे उन मार्गों पे आश्रय की व्यवस्थाओं को अनेक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। भोजन की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठान भी थे। वहाँ पे हमको लोग जो है जो भी उस रूट से जाता था उस रूट से उनको वहाँ पे रुकने और उनके लिए भोजन की दोनों की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध होती थी, वहाँ पे लोगों को ऑफर किया जाता था। एंशिएंट रूट और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो प्राचीन जड़ें हैं और आतिथ्य की प्रारंभिक विकास जो हुआ, उस पे जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एंशिएंट रूट है भारत का या पूरे विश्व का हम कहें तो भारत में आतिथ्य परंपरा का सबसे पुराना रूट दिखाई पड़ता है। भारत उसमें अग्रणी है। भारत की अभी जो ऋषि मुनि की परंपरा रही है, ऋषियों ने भी अतिथियों के लिए मार्ग से गुजरने वाले लोगों के लिए अलग से अतिथि गृहों अतिथि सत्कार केंद्रों का स्थापना करके चलते थे और अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। अनेक कहानियों में, किस्सों में सुनाई पड़ता है कि अगर कोई राजा किसी प्राचीन काल में मार्ग से जा रहा है तो वो ऋषि उनको आश्रय देते थे। जब भी अगर प्राचीन यात्रा में सबसे प्राचीन यात्रा का जो वर्णन हम देखते हैं तो उसमें राम की यात्रा अगर दिखाई पड़ती है तो राम जब अयोध्या से सबसे पहले अगर कहीं पहुंचते हैं तो वो भारद्वाज ऋषि का आश्रम रहता है और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे भारद्वाज ऋषि उनको आश्रय के लिए वहां पे कहते हैं कि आप यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। उनसे आग्रह करते हैं और कहते हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि अतिथि के लिए प्राचीन काल से भारत जो है इस क्षेत्र में मतलब अतिथि देवो भव का जो भाव है उसको जीता आया है भारत। राम जब आगे बढ़ते हैं तो वहां भी उनको वहां के निवासी जो नाव पार लगाते हैं, उनके केवट, उनके मित्र, वो भी उनको वहां पे आश्रय के लिए कहते हैं कि आप यहीं पे रुकिए। आतिथ्य सत्कार के लिए आतुर रहते हैं। पूरा संस्कृति हमारी, पूरा भारतीय संस्कृति आतिथ्य सत्कार के उदाहरणों से भरी पड़ी है। जो विहार का जो वर्णन मिलता है विहारों का, वो अपने आप में इसी पर्पज से बनाए ही गए थे, दो धार्मिक केंद्रों पे। इसके आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विहार जो था वो टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन ही था। चैत्याज, विहार के पास चैत्या होते थे। लोग जो है उस चैत्याज में प्रेयर हॉल, चैत्याज का मतलब होता था प्रेयर हॉल, वहां प्रेयर हॉल में जाते थे और प्रेयर करने के लिए और नाइट स्टे के लिए, ओवरनाइट स्टे के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे के लिए जो है वो विहार जो होता था वहां पे स्टे करते थे। धर्मशालाओं का मैंने आपको बताया ही कि धर्मशाला भी जो है एक टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन है और इसका भी हम विस्तृत वर्णन आगे करेंगे। धर्मशालाओं के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे धर्मशालाएं किस किस तरह से कैटेगराइज होती है धर्मशालाएं और वहां पे रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था,
ये सभी प्राचीन काल में जो आतिथ्य की जो एंशिएंट हमारी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराती रही हैं। आगे जब हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का जो ओरिजिनली ये जो मूल रूप से बिहार शब्द है ना, अस्थाई आश्रय या विश्राम स्थल को संदर्भित करता है, जहां पे यात्री जाके फील करता है घर जैसा, उस तरह का बात वहां पे बिहार में आनंद का स्थान, इस आनंद पूर्वक रहने का स्थान जो था उसको बिहार का टर्मिनोलॉजी दिया गया था। समय के साथ यह एक अस्थाई मठ के रूप में विकसित होना शुरू हुआ और यहाँ पे इन विहारों में जो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए भिक्षु जो यात्रा करते थे, धर्म प्रचारक यात्रा करते थे, वो लोग यहाँ पे रुकना शुरू किए, ध्यान करते थे। वहीं पे जो चैत्य जुआते थे वहाँ पे ध्यान करते थे और बिहार में जो है रुकने का काम करते थे। अध्ययन के पर्पज से जो जाते थे वो भी यहाँ पे रुकने का काम करते थे। बिहार जो बौद्ध रॉक कट का वास्तुकला है, जिसका उपयोग भिक्षुओं द्वारा मठों का आवास के रूप में विकसित किया जाता था। उस समय बौद्ध भिक्षु जो थे, बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के बाद उन लोगों ने बिहारों का विकास भी किया, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आराम से रह सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और भोजन की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी उनको दी जाती थी। जो बिहार का उपयोग था वो शेल्टर फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय के रूप में किया जाता था। यह व्यापारियों से दान प्राप्त करने के लिए व्यापार के मार्गों के पास स्थित हुआ करते थे, रहते थे। उस मार्ग से अगर व्यापारी जाते थे तो उस विहारों में रुकने के लिए वो स्वयं की इच्छा से, डिमांड नहीं होती थी, स्वयं की इच्छा से वो वहां पे दान करते थे और उस दान के कारण उनको जो है वहां पे रुकने के लिए मिलता था। दान के साथ जो उनको रुकने की व्यवस्था की जाती थी, उनको खाने की व्यवस्था की जाती थी, उनको आतिथ्य सत्कार वहां पे होता था बिहारों में। तो बिहारों का उदाहरण हम इसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा बिहारों का। जो कार्ली केव है, इट इज द एंशिएंट बुद्धिस्ट रॉक कट केव कॉम्प्लेक्स नियर द लोनावाला। महाराष्ट्र में एक लोनावाला है और वहां पे ये स्थित है। प्राचीन बौद्ध रॉक कट गुफा परिसर है। इसमें 3 सजे हुए विहार हैं, बहुत डेकोरेटेड विहार जो है यहाँ पे आज भी है, उनका अवशेष मिलता है। अजंता केव, अजंता और एलोरा के बारे में हम सभी जानते हैं। अजंता यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ही है। ये भी अजंता बुद्धिस्ट प्लेस के रूप में पॉपुलर है, लेकिन वहाँ बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है और हिंदुइज्म के भी सेंटर है, वहाँ पे आकर्षण है। तो यह औरंगाबाद से जो है लगभग जो अजंता है वो 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के राज्य में ही। जिसमें 30 गुफाएं हैं, एक अधूरी है, इसमें से 25 विहार हैं और बाकी चैत्यगृह हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि विहार जो है वो स्टे करने के लिए था और चैत्यगृह जो है प्रेयर स्थल के रूप में उसका उपयोग होता था। ये विहारों के साथ साथ जो है एलोरा केव, वहीं पे अजंता के बगल में ही एलोरा केव है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे 100 गुफाओं का एक परिसर है। 100 गुफाएं, कितना सोच सकते हैं कि कितना व्यवस्थित। आज 100 कमरे का अगर होटल बन रहा है तो उसको 5 स्टार बन सकता है होटल वो। तो उस समय धर्म के कार्य के लिए, धर्म की यात्रा में जाने वालों के लिए सुविधा देने के लिए 100 गुफाओं का परिसर एलोरा की गुफाओं में मिलता है और उसमें से 34 जनता के लिए अभी भी खुली हुई है। 15 गुफाएं हिंदू मंदिर हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन मंदिर से संबंधित हैं, जो वहां पे आज भी डिवोटी जाते हैं, देखने वाले जाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरिकल लवर हैं, उस जगह पे जाके आनंद की अनुभूति करते हैं और वो वहाँ की संस्कृति से खुद को, अपने आप को परिचित करते हैं कि किस प्रकार प्राचीन काल में, बुद्धिस्ट काल में, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जब हो रहा था, तेजी से विकसित हो रहा था, उस समय आज से 2000 वर्ष से पहले की क्या स्थिति थी, लोग किस प्रकार से वहां पे रहते थे। नासिक केव का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये नासिक भी, वो ये महाराष्ट्र में ही ये भी है। नासिक की गुफाएं, यहाँ पांडुलाने भी कहा जाता है और इसमें 16 विहार और एक चैत्य है। विहार का मतलब, पुनः एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि विहार का मतलब जो ऑफरिंग द एकोमोडेशन फैसिलिटी एंड चैत्य एज यूजिंग फॉर द प्रेयर हॉल, जो प्रेयर के हॉल के रूप में प्रयोग होता है और जहाँ पे उसको चैत्याज कहते हैं और जहाँ पे हम आवासीय और भोजन की व्यवस्था हमको मिलती है, वो विहार कहा जाता था उस समय। आतिथ्य का जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी बहुत ही सुंदर इतिहास देखने को मिलता है। 15वीं शताब्दी में दौरान इसकी जो इन
शब्द होता है INN, इन, इसकी अवधारणा जो है यूरोपियन कंट्री में, जिसको कि सराय, हमारे यहाँ उसको जो है सराय के रूप में कहा जाता था अगर हिंदी में रूपांतरण करें तो, लेकिन सराय का मतलब भारत में थोड़ा और भी डिफरेंट तरीके से आगे बताएंगे हम आपको। यूरोपीय देशों के पुनरुत्थान का अनुभव किया जाता था और इनका निर्माण व्यक्तिगत निवास के रूप में किया गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सराय के प्रसाद और सुविधाओं को और बढ़ाया गया था। इस अवधि के दौरान इंग्लिश कॉमन लॉ ने इनको एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में लेबल किया और ट्रेवलर्स के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कि मतलब सामाजिक दायित्वों को रखा इनकीपर, इंश्योर द ट्रेवलर्स वेलफेयर। अगर हम आगे इतिहास को देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास को, तो दिखाई पड़ता है कि इन 1634 सैमुअल कोल्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में टायरवन नामक एक अलग तरह का आवास की शुरुआत किया था उन्होंने। एंड सैमुअल कोल्स अराइव्ड इन द न्यू वर्ल्ड्स ऑन द शिप इन 1630 विद द होप ऑफ फाइंडिंग वेल्थ। मतलब समृद्धि की तलाश में, वेल्थ की तलाश में, धन की तलाश में, समृद्धि की तलाश में। 1780 तक सराय व्यापक रूप से सामाजिक केंद्रों के रूप में लोकप्रिय थे, जहां लोग खाने, आराम करने, पीने और मनोरंजन करने के लिए इकट्ठा होते थे। उसमें बहुत सारे सराय में जो है वो दिखाई पड़ता है कि लोग जो है वहां पे ड्रिंक करने से, मधुशाला की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जुड़ी हुई हैं, उनके यादें जुड़ी हुई है। वेस्टर्न कंट्री में, जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे इस तरह के अनेक सरायों के उदाहरण मिलते हैं आज भी। जो आतिथ्य का जो इतिहास है मध्य युग के दौरान, वो तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, यात्रियों सहित बड़ी मात्रा को समायोजित करने के लिए विकसित हुआ था, जिसमें सराय, मठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसमें मोनेस्ट्रीज, आप जानते होंगे, मुसाफिर खाना का नाम सुना होगा। सराय तो बताया कई बार जो है कि भारत में इनको जो है सराय, मुसाफिर खाना और सराय, ये दोनों जो है मुगल काल का जो है आवासीय व्यवस्था हुई थी। लेकिन इन और मोनेस्ट्री जो है मुगल से पहले से ये कंटिन्यू हुआ और मुगल पीरियड में भी ये व्यवस्था कंटिन्यू रही। मोनेस्ट्रीज आज भी कंटिन्यू है, इन आज भी कंटिन्यू है। 1800 के दशक के शुरुआत में जो पर्यटकों के लिए ठहरने का विकल्प धर्मशाला और पारंपरिक सराय तक सीमित थे, लेकिन 1800 के दशक से पहले कई होटल बनाए गए थे। हालांकि आवास अब विशेष रूप से आराम और सोने के लिए जगह प्रदान करने पर केंद्रित नहीं था। उन्होंने दर्शनार्थियों को खाने पीने का सामान परोसना शुरू कर दिया था। 1829 में वास्तुकार यशयाहा रोजर्स द्वारा बोस्टन मैसाचुसेट्स में प्रोमोट होटल नामक पहले लग्जरी होटल का निर्माण के साथ अमेरिकी होटल उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई थी। ये जो होटल का निर्माण हुआ, उसके कारण आतिथ्य उद्योग में लग्जरी होटल के आने के बाद से चेंजेस शुरू हुआ। ये मध्यकाल से ही चेंजेस शुरू होने थे। आतिथ्य उद्योग जो है यात्रियों को आश्रय और भोजन की पेशकश की प्राचीन प्रथाओं में निहित सरल सराय से आधुनिक लग्जरी रिजॉर्ट्स तक विकसित हुआ था, जो तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और यात्री वरीयताओं को बदलने से प्रेरित है। आज जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, होटल में कितने टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है और कितनी सिक्योर हॉस्पिटैलिटी, सेफ एंड सिक्योर हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएं जो आवासीय व्यवस्था है वो मिलने लगी है। हम जब बात करते हैं कि आगे जब मेडिवल हिस्ट्री में बाद में देखते हैं तो चेन होटल हमारी परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, और उन चेन होटल में जो सबसे महत्वपूर्ण होटल हैं वो बहुत, भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक इसकी परंपरा शुरू हो गई। एक चेन होटल का मतलब होता है कि चेन एक आवास है जो एक ही कंपनी या एक ही मालिक के द्वारा संचालित होता है, होटलों का समूह का हिस्सा है, या तो स्वामित्व या फ्रेंचाइजी के माध्यम से संचालित होता है। चेन फूड के लिए भी चेन, ऐसे आज जो है फास्ट फूड की बहुत सारी चेन कंपनियां अभी देखते हैं, तो भारतीय फास्ट फूड में बाटी चोखा है, तो बाटी चोखा के नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन के रूप में जो है खुलते जा रहे हैं। उसके बाद उस समय भी जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो चेन का रेस्टोरेंट है, चेन है जहां पे फूड की व्यवस्था की जाती है। बर्गर किंग है, ये फूड का है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, पिंड बलूची, ये सभी जो है चेन रेस्टोरेंट है खाने की व्यवस्था करने के लिए, और इनकी फ्रेंचाइजी लेकर ओनरशिप होती है या फ्रेंचाइजी के आधार पे वो कहते हैं। उसी प्रकार से आवास के सेक्टर में भी, होटल इंडस्ट्री में भी चेन होटल बहुत पॉपुलर हुआ
और धीरे-धीरे जो पॉपुलर जो चेन होटल थे, उसमें अगर हम देखते हैं तो ताज होटल, ओबराय होटल, अभी ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जब सबसे अधिक अच्छे और अधिक रूम जो ऑफ़र करता है, सबसे अधिक रूम ऑफ़र करता है, वो ओयो रूम्स। ये जस्ट प्रॉपर्टी इनकी सेल्फ की प्रॉपर्टी बहुत कम ही होती है, दूसरे की प्रॉपर्टी को ओन करते हैं एंड लीज़ पर लेके और उनको जो है संचालित करने का काम करते हैं। लेज़र होटल, लेज़र होटल भी जो है बहुत पॉपुलर है। सरोवर ग्रुप ऑफ होटल एंड लेमन ट्री होटल, ये बहुत पॉपुलर, ये सब सभी जो है भारत में लोकप्रिय होटल की श्रृंखलाओं में से अच्छे होटल में वे माने जाते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी होटलों का समूह है। तो मेजर इंटरनेशनल होटल चेन है, उसमें हम बताए अभी जो ताज होटल का नाम लिया, ये ताज होटल भी इंटरनेशनली विश्व के अनेक देशों में भी फैला हुआ है। आगे हम इस पे वर्णन करेंगे ताज और ओबराय होटल के बारे में। मैरियट होटल, मैरियट बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न व्यवस्था देने वाला होटल है मैरियट होटल भी। हिल्टन होटल, आईएचजी, हयात जो हयात होटल है, विंधाम होटल है, एक्योर चॉइस होटल है, रेडिसन होटल है एंड वेस्ट वेस्टर्न होटल है। ये तो चेन होटल हो गए जो बहुत अच्छी सुविधाएं मतलब लग्जरी व्यवस्था को देने का काम विद इन द कंट्री और आउट ऑफ कंट्री भी करने का काम ये करते हैं। इन चेन होटलों के माध्यम से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इनके माध्यम से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, आर्थिक समृद्धि बढ़ना शुरू हुई, लोगों को जो है सुविधाएं मिलने लगी और टूरिस्ट को जो है जो यात्री है, आज इन चेन होटलों के माध्यम से वो पाता है कि मतलब वो कम समय में एक प्लेटफॉर्म से बहुत सारी सुविधाओं को ओन करने लगता है, प्राप्त करने लगता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, ये जो सुविधाएं देने वाली जो लग्जरी होटल ग्रुप्स जो आए, ये लग्जरी होटल ग्रुपों ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हम चेन होटलों की जब बात करते हैं लग्जरी होटलों की, तो लग्जरी होटल इसमें जो वो आते हैं लग्जरी होटल की कैटेगरी में जो मेहमानों को एक उच्च स्तर का अक्सर व्यक्तिगत उन्नत अनुभव प्रदान करता है, मतलब हाई क्वालिटी पर्सनलाइज एंड अप स्केल एक्सपीरियंस टू द गेस्ट। सुविधा बहुत अच्छी हो और घर जैसी सुविधा, गेस्ट को ये न लगे कि हम कहाँ आ गए, दुखी ना हो गेस्ट। गेस्ट का जो है एकोमोडेशन की फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि योर होम अवे फ्रॉम होम, आपका घर घर से दूर भी है, ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है। उदाहरण के तौर पे जो है अगर हम इसका स्वरूप देखते हैं तो दीज होटल ऑफन एम्यूनिटीज लाइक स्पा, स्पा मीन्स फॉर द टेकिंग द मेडिसिनल बाथ, फाइन डाइनिंग एंड इनवेरेबल सर्विसेज along with the luxurious room and suites। ये मतलब होटल में आप इंटर किए नहीं कि एंट्री करने के साथ ही आपको ये दिखाई पड़ने लगता है कि हमको जो चाहिए, वट एवर आई नीड फैसिलिटी दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द होटल, लग्जरी होटल। मतलब हमारी जो सुविधा है, हम जो खाना चाहते हैं, जिस देश का भोजन करना चाहते हैं, जिस स्वाद के अनुसार खाना चाहते हैं, वो स्वाद और उस देश का भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता ये लग्जरी होटल रखते हैं। हम जब बात करते हैं लग्जरी होटल में, तो लग्जरी होटल में ताज ग्रुप का जो भारत में ताज ग्रुप का होटल है, यह बहुत ही पॉपुलर है। जनरली टूरिस्ट के सभी सेंटरों पे जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द इंडिया हैं, वहाँ पे ताज का होटल आपको अवश्य मिल जाता है। ये ताज होटल चेन होटल की कैटेगरी में बताया था कि पहले आता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1899 में जमशेद जी टाटा द्वारा ये किया गया था और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो मुंबई में, वो आज भी है। ताज का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है और फर्स्ट ताज प्रॉपर्टी वाज ओपन इन मुंबई इन 1903, 1903 में, जिसका नाम दिया गया ताजमहल पैलेस। बहुत ही लग्जरियस होटल है, हेरिटेज प्रॉपर्टी की तरह दिखता है, बहुत एकदम लगता है कि महल है किसी राजाओं का, उस तरह से।
और समुद्र के किनारे। जो फर्स्ट बीच रिजॉर्ट वाज ओपन इन द 1970 इन गोवा, दैट द फोर्ट अगुडा बीच रिजॉर्ट, पहला समुद्र तट पे जो रिजॉर्ट 1970 में गोवा में खोला गया था, वो फोर्ट अगुआडा बीच रिजॉर्ट के नाम से खोला गया था। आज भी वो गोवा का जो ताज का जो होटल है, इस ताज ग्रुप का रिजॉर्ट है, दैट इज अ वेरी मच पॉपुलर इन द वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट विद देयर सर्विसेज एंड देयर हॉस्पिटैलिटी। वो अपनी आतिथ्य सेवा और भाव से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट ऑपरेट इन मोर देन 100 कंट्रीज। जो ताज होटल है वो 100 से अधिक देशों में अपनी सुविधाएं जो है अपने ऑफरिंग करते हैं, एकोमोडेशन की फैसिलिटी का, आतिथ्य सत्कार का काम करते हैं। 100 से अधिक के देशों में ताज होटल के आपको ब्रांचेज मिल जाएंगी, वहां पे होटल मिल जाएंगे। तो दूसरा जो पॉपुलर होटल है वो मैं बता रहा था कि वो ओबराय ग्रुप का होटल है। ओबराय ग्रुप ये जो है फंडेड इन 1934 बाय राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय। इसकी जो स्थापना 1934 में राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय ने की थी। और इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ब्रॉट वाज द क्लार्क इन शिमला एंड मेड इन द दिल्ली। पहली जो संपत्ति इसकी खरीदी गई थी वो शिमला में क्लार्क और दिल्ली में मेडिट्स। ये जो होटल है, इट्स ऑपरेट 32 लग्जरी होटल अंडर द ब्रांड ऑफ ओबराय होटल। पूरे देश में 32 लग्जरी होटल ब्रांड ऑफ द ओबराय होटल के नाम से एंड रिजॉर्ट के नाम से करते हैं। 10 5-स्टार रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज अंडर द ब्रांड ऑफ ट्रेडिएंट होटल एंड 2 रिवर क्रूज इन 7 कंट्रीज। जो ओबराय ग्रुप है ये 7 देशों में 2 नदी क्रूज भी संचालित करता है। क्रूज भी एक तरह से एकोमोडेशन की व्यवस्था है जो नदी में या समुद्र में इसकी सुविधाएं दी जाती है। तो भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बहुत तेजी के साथ, ये तो मैं आपको केवल 2 होटलों का उदाहरण बताया, आगे जो नाम लिया था रेडिसन ग्रुप है, ओयो का नाम लिया था, वो सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे होटलों का जो है आपको रूम्स अवेलेबल कराते हैं। हेरिटेज होटल्स की परंपरा भारत में बहुत बड़ी श्रृंखला है। पूरा राजस्थान में अगर देखा जाए, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सभी स्थानों पर हमको हेरिटेज राजाओं के महल जो थे, वहां उन महलों को आवासीय व्यवस्था में कन्वर्ट करके हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप करके आतिथ्य सत्कार के लिए उनको खोला गया है। और ये हेरिटेज होटल एक पर्यटन के उत्पाद के रूप में भी विकसित है। पूरी दुनिया से लोग इन होटलों में रुकने के लिए, इनका आतिथ्य सत्कार पाने के लिए आते हैं। वो आकर्षण का केंद्र है, टूरिस्ट को भी आकर्षित करने का माध्यम बन जाते हैं ये होटल। तो आज मैं आप लोगों के बीच में यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको।